भुवनेश्वर से घूमते घूमते लगभग 2 घंटे का बाइक राइड करने के बाद हम लोग आ चुके हैं पुरी पे। और अभी हम खड़े हैं पुरी के सैंड बीचेस पे और ओशियन लहरों के साथ हमारा स्वागत कर रहा है। हो सकता है आज या कल हम लोग जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए भी जाएं। आप देख सकते हो कि ये बीच कितने सारे लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं लहरों के साथ, और मुझे भी अब रुका नहीं जा रहा है। बस लग रहा है कि अब लहरों से जाओ और गले मिल लो, उनके स्वागत को स्वीकार करो और उनका खुद वेलकम करो, उनको अप्रिशिएट करो कि वो कितने सुंदर है। अब देखो कैसे लोग एकदम बालू में सन सन के नहा रहे हैं, गड्ढा खोद के सो गए हैं, लहर आ रही है, बालू की कड़ लेके जा रही है। कहाँ कौन कह रहा है कि लाइफ इनके लिए बहुत फास्ट पेस पे नहीं है। स्पेशली द पीपल हु आर लिविंग इन उड़ीसा, दे आर लिविंग एट अ वेरी स्लो रेट. Here you can see most of them are local people and they are friend of ocean. They know कि कितना लिमिट तक जाना है। अब प्लेन में रहने वाला इंसान उतना दूर तो कभी नहीं जा सकता है, हम लोग का लिमिट यहीं तक होगा। उसके बाद तक वो लोग अंदर तक जा रहे हैं, भागा भागी कर रहे हैं, जैसे वेव आ रही है उधर से वेव पे एकदम से बैठ कर आ जा रहे हैं। तो इट इज सो जॉयस। एंड तो अब मैं जा रही हूँ इस वेव को, जो कि ये कमिंग वेव है, इसको टच करने। देखो एक लेयर गया, फिर दूसरा लेयर इसके ऊपर से आया, एंड नाउ द थर्ड लेयर इज कमिंग, और ये पीछे रिसीड कर रहा है। ये रिसीडिंग वेव पे जब आप एक जगह खड़े होते हो ना, तो आप लगते हो आप पीछे की तरफ जा रहे हो। बहुत जॉयस फीलिंग आती है इसमें। जय जगन्नाथ। तो आज हम लोग हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रांगण में, जो कि समुद्र के किनारे लगभग अंदर 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही बसता है। और ये हमारे 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसे हम बोलते हैं जगन्नाथपुरी टेम्पल। मंदिर के प्रांगण के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए बाहर जो स्पेस दिया गया है, परिक्रमा पथ इसको कहा जाता है, वहीं से हम इसके इतिहास के बारे में और इसके स्थापत्य के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि इसे 11वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा ने बनवाया था, अनंत वर्मन ने बनवाया था। और उसके बाद बहुत सारे राजा आए जिन्होंने अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन ऐसी भी मान्यता है कि 11वीं शताब्दी से कई सदियों पहले यहाँ पे मंदिर का कुछ न कुछ आस्था का प्रतीक रहा था, क्योंकि पहले भी यहाँ पे लोग आया करते थे और जगन्नाथपुरी के पौराणिक कथाओं को सुना करते थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस टेम्पल की है, एक तो कि रथ यात्रा होता है, जो कि पूरा वर्ल्ड फेमस है, जो कि आषाढ़ मास में भगवान श्री कृष्ण, जिनको जगन्नाथ कहते हैं, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा को निकाला जाता है इस टेम्पल से, और मंदिर के दूसरे 3 किलोमीटर दूर स्थित दूसरे मंदिर में ले जाया करता है। और जो जिस रथ पे इनको ले जाते हैं वो एकदम जायंट होता है। यहाँ तक कि अंग्रेजी का शब्द जो जगरनाथ है, वो भी जगन्नाथ से ही आया है। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए और उन्होंने इस भव्यता को देखा, स्पेशली ओशियन से जब आप आते हो तो इन चीज़ों को आप देखते हो, तो इसलिए इतना इस भव्यता को देख के ही जगन्नाथ वर्ड एंड जगन्नाथपुरी मंदिर का मतलब आगे एक्सप्लेनेशन होता है। तो इस मंदिर में बहुत सारे द्वार हैं और हम लोग पश्चिमी द्वार से एंट्री किए थे और अपना फ़ोन वगैरह सब जमा करके अंदर गए, और वहाँ पे हमने वो महाभोग ग्रहण किया। महाभोग बहुत ही डिलीशियस था, उसमें पूरी श्रद्धा और आस्था थी। बट महाभोग ग्रहण करने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि भगवान के द्वारा प्रदान की गई हर भोग, जितना भी हम लोग खाना खाते हैं सुबह दोपहर शाम, सब महाभोग में ही काउंटेड होना चाहिए। और इसके अलावा मैं इस मंदिर के बारे में क्या कहूँ, जब हम लोगों ने पहली बार दर्शन किया और जब दर्शन करके बाहर आए तो एकदम अद्भुत महसूस हुआ। लेकिन दर्शन तो सिर्फ बलभद्र और सुभद्रा का ही हुआ था, जगन्नाथ जी थोड़ा किनारे रह गए थे। तो फिर हम लोग लाइन में लग के दूसरी बार दर्शन करने के लिए गए, फिर तीनों का दर्शन हो पाया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से प्रशासन आपको कहती है कि जल्दी जाओ, लेकिन उसी में आपको दर्शन करना होता है। कहते हैं लोग कि 10 बजे के बाद अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको आसानी से दर्शन हो सकता है रात में, क्योंकि उस समय पे जो टूरिस्ट होते हैं वो थोड़ा इनफ्लो कम हो जाता है और लोकल लोग ही होते हैं। मंदिर तो 12 बजे तक खुला रहता है। इसकी भव्यता आप देख ही सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने जब भुवनेश्वर में भगवान शिव का वो टेम्पल, लिंगराज टेम्पल का जब दर्शन किया था, उसके आर्किटेक्चर से बहुत मिलता जुलता ये कलिंग आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है जगन्नाथपुरी टेम्पल।
उनको देखो वो कितने लंबे वेव में, कितने लेयर ऑफ द वेव्स में है। मैं अंदर तो कितना अंदर तक आ गई, देखो उतना वेव था वहां तक जा रहा है। इन लड़कियों को देखो कैसे ये लोग बैठी हुई है एकदम मस्ती में। So I think I too should get laid here and the water comes और एकदम से मैं अपने आप को छोड़ दूँ। What is the difference between being alive and being dead? हम यहाँ पे कुछ सालों से हैं, 30 सालों से लगभग, और ये पूरा सदियों से ऐसे बहा जा रहा है। मतलब धरती के बनने के इतिहास का साक्षी है ये समुद्र, और हमारे जाने के बाद ये कैसे बहता रहेगा। तो क्यों ना इसको ये खुद को समर्पित करके एकदम कोस्टल लाइन पे सो जाया जाए घंटों। तो ओशियन की वेव पे तो हर एक लाइफ फॉर्म को, स्पेशली ह्यूमन जो कि थोड़ा बहुत कॉन्शियसली समझ सकता है चीज़ों को, उसको तो घंटों बिताना चाहिए ओशियन के किनारे, नदी के किनारे, पहाड़ों में जाके एकदम बस जहाँ मौका मिले वहाँ बैठ जाओ और ऑब्जर्व करो। ये वो देखो, वाह व्हाट अ ग्रैंडनेस, व्हाट अ ग्रैंडनेस यू सी देयर। Will you see there, like the camera please show that, what a grandness. कैमरा कैन नेवर डू जस्टिफिकेशन विद दैट, क्योंकि सब कुछ रेशियो में आ जाता है ना, प्रोपोर्शन में, तो पता नहीं चल पाता है, लेकिन ये बहुत ग्रैंड है। जगन्नाथ मंदिर जब आप आते हैं तो शाम का एक बहुत अद्भुत और बहुत मनोरम दृश्य ये होता है कि जो जगन्नाथ जी पे झंडा लहर रहा है, जो पटाखा लहर रहा है, उसको हर दिन शाम में लगभग 6:30 के करीब चेंज किया जाता है, और उसको देखने के लिए लगभग सैकड़ों लोग लाइन में खड़े रहते हैं। और जब वो चेंज होता है तो 3-4 लोग अपने पीठ पर बहुत सारे झंडे लेकर और ऊपर जाते हैं, वो जो आपको झंडा दिख रहा है वहाँ तक जाते हैं, और बारी बारी से बहुत सारे झंडे हैं वहाँ पर, सब चेंज किया जाता है। और सबसे अद्भुत बात ये है झंडे के बारे में कि साइक्लोन आए, तूफान आए, आंधी आए, बारिश हो, कुछ भी हो, अगर नेचुरल कैलामिटीज़ के तौर पर आप देखो तो कुछ भी हो, ये झंडा चेंज होगा ही होगा। ये सबसे अद्भुत और मनोरम दृश्य होता है। और उसके साथ साथ ही जब आप जगन्नाथ टेम्पल के अंदर एंट्री कर रहे हो, या जब ये झंडा चेंज हो रहा होता है, तो एक तरीके का वो जो आदिवासी लोग पूजा करते हैं, जीभों से आवाज़ निकालते हैं, और ऐसे कर कर उस तरीके से बहुत सारी वीमेन आवाज़ निकालती हैं, और वो दृश्य फिर मनोरम हो जाता है। वो साउंड बहुत ही आनंददायक होता है सुनने में, देखने में और एक्सपीरियंस करने में। तो आप कभी भी आओ तो शाम के समय में झंडे का चेंज होना ज़रूर देखने का प्रयास करो, और महाप्रसाद चखना आप मत भूलो, उसका स्वाद ही अद्भुत होता है। आप हल्का सा ही चखो, लेकिन चखो ज़रूर। नमस्ते। जैसा कि हम लोगों ने एक्सप्लेन करा कि ये बहुत ही भव्य है मंदिर, और जब आप इसके अंदर जाते हो तो अपने उन कलाकारों को, स्थापत्य कला के उन इंजीनियर्स को ज़रूर याद करते हो जिन्होंने इसको डिज़ाइन करा होगा, जिन्होंने इसको बनाने में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया होगा। उन राजाओं को भी याद करते हो जिन्होंने इसको बनाने के लिए फंडिंग करा होगा। और चली आ रही अनछुई जो कल्चर का हिस्सा है, जिसे हम टच तो नहीं कर सकते, इनटैंजिबल बोलते हैं हेरिटेज, उसका पार्ट बनते हो आप। नजरिया लागे नहीं कहीं, ओ नजरिया लागे नहीं कहीं जैसे ही जगन्नाथपुरी टेम्पल से जब आप बाहर निकलते हो, वैसे ही आपको प्योर वेजिटेरियन फूड का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट दिखता है, काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे आपको बिना प्याज लहसुन के बहुत टेस्टी खाना यहाँ मिलता है। मंदिर तो है ही, लेकिन जैसे लिंगराज में भी था, मुख्य मंदिर के अलावा भी यहाँ पे छोटे मोटे 50 मंदिर है। भगवती का मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर, गणेशा का मंदिर, तो
आप आओ, पहले मेन दर्शन करो, फिर पूरा दर्शन करने के बाद बगल में ही अन्न महाप्रसाद का संग्रहालय है, वहाँ पे महाप्रसाद ग्रहण करो और फिर बाहर निकलने के बाद एकदम से सीनिक ब्यूटी है, पार्क बना रखा है इन लोगों ने छोटा छोटा, तो वहाँ पे आके आप फ़ोन से अपने पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो, अपने घर वालों को वीडियो कॉल पे दिखा सकते हो एंड परिक्रमा कर सकते हो और घंटों बैठ के मेडिटेट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी भव्यता का वही अनुभव होता है। क्योंकि यहाँ से जगन्नाथ कितना मूर्ति जो है उनकी कितनी मीटर, लगभग 100 से 200 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो इस मंदिर की भव्यता को अनुभव करने के लिए आपको यहाँ पे ज़रूर आना पड़ेगा। इन लहरों से समुद्र के किनारे इस तट पे ना जाने कितनी लव स्टोरीज हर रोज़ इवॉल्व हो रही हैं। कितने प्रेमी युगल नए कपल्स आते हैं, वेव्स को एंजॉय करते हैं, चाहे वो मुंबई का बीच हो या गोवा का या विश्व का कहीं भी बीच हो। तो प्रेम की बहुत सारी बातें याद आती हैं लहरों को देखकर। ऐसी ही बच्चन की एक कविता मुझे याद आ रही है, जब उन्होंने लिखा है, रात आधी खींच कर मेरी हथेली एक उंगली से उठा था प्यार को, फासला था कुछ हमारे बिस्तरों में और चारों ओर दुनिया सो रही थी, तारिकाहें ही गगन की जानती हैं जो दशा दिल की हमारी हो रही थी। मैं तुम्हारे पास होकर दूर तुमसे अध जगा सा और अध सोया हुआ सा, रात आधी खींच कर मेरी हथेली, रात आधी खींच कर मेरी हथेली एक उंगली से लिखा था प्यार को। एक बिजली छू गई सहसा जगह में, कृष्ण पक्षी चांद निकला था गगन में। इस तरह करवट पड़ी कि तुम की आंसू, इस तरह करवट पड़ी थी तुम की आंसू, बह रहे थे इस नयन से उस नयन में। मैं लगा दूं आग इस संसार में है, प्यार जिसमें इस तरह असमर्थ कातर, जानती हो उस समय क्या कर गुजरने के लिए था कर दिया तैयार तुमने। रात आधी खींच कर मेरी हथेली एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। रात ही की ओर है जो, रात ही की ओर को है रात चलती और उजाले को अंधेरा है डुबाता, मंच ही पूरा बदलता कौन ऐसी खूबियों के साथ पर्दों को उठाता। एक चेहरा सा लगा तुमने लिया था और मैंने था उतारा एक चेहरा, वो निशा का स्वप्न मेरा था कि अपने पर गजब का था किया अधिकार तुमने। रात आधी खींच कर मेरी हथेली एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। और उतने फासले पर आज तक 100 यत्न करके भी न आए फिर कभी हम, फिर न आया वक्त वैसा, फिर न मौका उस तरह का, फिर न लौटा चांद निर्मम। और अपनी वेदना में क्या बताऊं, क्या नहीं ये पंक्तियाँ खुद बोलती हैं, बुझ नहीं पाया अभी तक उस समय जो रख दिया था हाथ पर अंगार तुमने। रात आधी खींच कर मेरी हथेली एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। थैंक यू सो मच। नजरिया लागे नहीं कहियों, नजरिया लागे नहीं कहियों, लागे नहीं कहियों, लागे नहीं कहियों।